नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल सफलतापूर्वक संपन्न हुए और 2024 से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई है। इसी के प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री मोदी हर्षिल आ रहे हैं, जिनके स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की समृद्धि में बड़ा योगदान देने वाला कदम बताया है। दौरा है सर, आपने भी निरीक्षण किया सर, किस तरीके से देखना तैयारियां हैं सर और शीतकालीन यात्रा को जो बढ़ावा दिया जा रहा सर? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक तो उन्होंने हमको अभी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय खेल सफलतापूर्वक संपन्न हुए और हमारे राज्य में इस वर्ष 2024 से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है। उसी के प्रोत्साहन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुखवा आ रहे हैं, हर्षिल आ रहे हैं और शीतकाल में आपको ये दिख रहा होगा चारों तरफ बर्फ से भरी हुई सारी चोटियां, सारे हमारे पहाड़, श्रीखंड और यहाँ का मौसम, धूप शानदार होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मौसम विभाग अनुमति देगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर प्रवास होगा और उनके प्रवास के बाद ये हमारी शीतकालीन यात्रा पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देवभूमि उत्तराखंड आते हैं तो हमारे लिए बहुत शुभ होता है। 2013 की आपदा के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो रात्रि प्रवास केदारनाथ गुफा में हुआ था, उसके बाद जो संख्या हजारों में रह गई थी वो संख्या 20 लाख से भी ऊपर बाबा केदार में दर्शन करने वालों की, श्रद्धालुओं की हो गई है। उसके बाद माणा गए थे। माणा जाने वालों की संख्या बड़े स्तर पर बढ़ी। इन्वेस्टर समिट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए। हमारे राज्य के अंदर 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू हुए और लगभग 80,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश आए। आदि कैलाश में आने वालों की संख्या बढ़ गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलों का शुभारंभ किया। पूरे देश के अंदर उत्तराखंड एक खेल गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में और देवभूमि, वीरभूमि और खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। हमारा स्थान 38वें राष्ट्रीय खेलों में 7वें स्थान पर आया। 37वें राष्ट्रीय खेलों में हम 25वें स्थान पर थे। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुखवा आएंगे, मां गंगा के इस धाम पर आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे इस यात्रा को पंख लगेंगे। पूरे विश्व में यात्रा जाएगी। श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे। ये हमारे राज्य की समृद्धि में बहुत बड़ा इसका योगदान होने वाला है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हमेशा की तरह हमारे उत्तराखंड के लोग उनको अपने परिवार का मानते हैं। उनके स्वागत के लिए तैयार है। पूरा उत्तराखंड तैयार है, पूरा मुखवा तैयार है, हर्षिल तैयार है, उत्तरकाशी के लोग तैयार हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किशनपुर देहरादून स्थित पुलिस ऑफिसर्स कॉलोनी में पुलिस महानिरीक्षक केवल खुराना के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवारजनों से मिलकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 26 से 27 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तरकाशी, मुखबा, हर्षिल संभावित दौरे को लेकर तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी यहां मां गंगा के दर्शन करेंगे और शीतकालीन पर्यटन और सीमा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात दे सकते हैं। सीएम धामी ने मंदिर समिति से मुलाकात की है, जबकि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी तैयारियों की समीक्षा की। स्थानीय उत्पादों और परंपराओं की प्रदर्शनी सहित पीएम के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। बजट सत्र के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूलों की दशा पर भी चर्चा हुई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की खामियां गिनाई और शिक्षकों की कमी से पढ़ाई में दिक्कतें बताई। उन्होंने कहा कि पहाड़ चढ़ने को शिक्षक तैयार नहीं है। शिक्षकों की राज्य में
राज्य में बनी हुई है, वहीं आरटीए के जरिए स्कूलों में फर्जी एडमिशन हो रहे हैं। रसूखदार लोग एडमिशन के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के अन्य विधायकों ने भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। पदार्थ शिक्षा व्यवस्था को लेकर के नियम 58 में पूरे प्रदेश में देखिए, नियम 58 में हमारे सभी माननीय सदस्यों ने नियम 310 के अंतर्गत हमने सूचना दी थी, जिसे माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने नियम 58 में स्वीकार किया। हमने पहाड़ के ही नहीं पूरे प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। प्रश्न चिन्ह ही नहीं, ये हमारे जो हमने एक आंकड़ों के साथ सदन में अपनी बात को रखा है। आज सैकड़ों स्कूल बंद हो चुके हैं, एकल विद्यालय चल रहे हैं, सुविधाएं नहीं हैं, अध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य नहीं है, प्रधानाध्यापक नहीं है, और जो गेस्ट टीचर हैं जो कई वर्षों से जो ओवरेज हो चुके हैं, आयुष्मान पार कर चुके हैं, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। कई मुद्दों पर हमने आज चर्चा की है और हम आज भी कहना चाहते हैं कि सदन में जो हमारे प्रश्न होते हैं उसका सही जवाब माननीय मंत्री का देने को तैयार नहीं होता। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने राज्य में फीस नीति लागू करने पर सवाल उठाया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया कि देश के किसी भी राज्य में फीस नीति नहीं है और उत्तराखंड में 17,000 सरकारी और 5,000 प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल अच्छा कर रहे हैं और सभी की राय लेने के बाद आगे कदम उठाया जाएगा। देखिए, फीस एक्ट पूरे देश में कहीं भी नहीं है और मैंने कहा है कि हमारे राज्य में प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और मैंने ये भी कहा है कि हमारे राज्य में 17,000 सरकारी स्कूलें हैं, 5,000 प्राइवेट स्कूलें हैं और प्राइवेट स्कूलें हमारे राज्य में से कि देश विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। हम जब भी कोई भी नियम बनाएंगे या एक्ट बनाएंगे, पहले सभी लोगों से बातचीत करके ही इस पे आगे बढ़ेंगे। जी, जिस तरह से पिछली बार भी फीस एक्ट की बात हुई थी और इस बार भी जो है कोई प्रावधान उसमें नहीं लाया गया है, किस तरह? आज हाउस में मेरे द्वारा राज्य के हितों को लेकर के, स्टूडेंट्स के हितों को लेकर के, अभिभावकों के हितों को लेकर के एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछा गया था कि हमारे राज्य को बने हुए 24 साल हो गए हैं, 25 साल होने को हैं और राज्य में फीस निर्धारण नीति, फीस एक्ट अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के मेरा सवाल था, जिसमें माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा कि फीस एक्ट को लेकर के हम लोगों ने एक समिति है, समिति का गठन किया है। तो मैंने जब मंत्री जी से पूछा कि ये समिति की रिपोर्ट कब तक आएगी और इसकी डेट क्या है, तब अंततः माननीय मंत्री जी ने असंवेदनहीनता दिखाते हुए स्टूडेंट्स के प्रति, अभिभावकों के प्रति, मध्यम वर्ग के प्रति, गरीबों के प्रति संवेदनहीनता दिखाते हुए स्पष्ट रूप में जवाब दिया कि फीस निर्धारण नीति हम लोग राज्य में नहीं ला रहे हैं, जो कि बहुत ही खेद का विषय है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अपनी ही सरकार के क्रियाकलापों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने पलायन की चिंता करते हुए समाधान के लिए एक पलायन आयोग का गठन किया था, जिसका मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया था। हालांकि कुछ समय बाद यह आयोग खुद ही पलायन करके देहरादून आ गया और तब भी कई सवाल इस बात को लेकर उठाए गए थे, लेकिन एक बार फिर बिशन सिंह चुफाल ने उस बात पर मोहर लगा दी और कहा कि पलायन आयोग में कुछ लोग तो हैं जो बैठक भी करते हैं, लेकिन धरातल पर उन्हें भी आज तक कुछ देखने को नहीं मिला। ऐसे में जब सत्ता पक्ष के पूर्व मंत्री और विधायक ही जब सरकार की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, तो आम जनमानस कैसे संतुष्ट हो सकता है? यह एक सोचनीय पहल है। लगे हुए हैं। मैं मंत्री जी से भी मिला, मैं इसी मामले में भी मंत्री जी से कहा, मंत्री जी ने आदेश भी कर दिया जनपद के लिए ये वर्क। तो इससे जो होगा तो पुनः लोग चाहते हैं अपने गांव में जाना, जब अपने गांव का देवता है, इष्ट देवता पूजा अर्चना के लिए सब गांव में पुनः चहल पहल होगी। अच्छा, करनी है ये बात नहीं करनी है। सरकार ने बिल्कुल जो है कुमाऊं में, अल्मोड़े में एक वहां पर खोल का है बंदरों के लिए व्याकरण का, एक हरिद्वार में है, दो का। हमने ये कहा कि हर जनपद में करिए इसकी संख्या, हर जनपद में करिए तो धीरे धीरे इनकी जनसंख्या कम होगी। सबसे यदि किसी में जनसंख्या वृद्धि दर है तो बंदरों में है वृद्धि दर कम है। तो इसलिए सरकार के लिए हमने विधानसभा में मामला रखा
कि सरकार, यहां तक कि हम तो जनपद आपके सामने हमने कहा कि हर विकास खंड में आप इसके लिए कैंप लगाइए, बानरों को पकड़ के वहां पर उनका बंदियाकरण करें। आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे एक्शन मोड में हैं। उन्होंने सोमेश्वर तहसील के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनमानस के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को स्थानीय समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किए जाने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। लोगों ने बिजली बिलों में त्रुटि, राशन कार्ड में यूनिट जोड़ना, सड़क मार्ग जैसी विभिन्न समस्याएं बताई। देखते हैं। देखिए, आज हम लोग सोमेश्वर और कई गांवों का जो है करते हुए रनमान, छानी, लोहेशाल और कौसानी की तरफ हम लोग आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं स्थानीय स्तर पर सुन के उसका निराकरण किया जाए। और बहुत से महिला SHG ग्रुप से मिला गया और कौसानी का जो पर्यटन है, विशेषकर अल्मोड़ा जनपद से जुड़ा हुआ जो कौसानी का एरिया है, छानी लोहेशाल का एरिया है, सोमेश्वर का है, कैसे बढ़ावा दिया जाए और लोगों की आर्थिक शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गणेश गौदियाल हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार के ऊपर जमकर सवाल खड़े किए। गणेश गौदियाल ने विधानसभा सत्र पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस बजट सत्र में उत्तराखंड के लिए कुछ खास नहीं रहा है। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई खास बजट नहीं दिया। ऊपर से जब कांग्रेस के विधायक विधानसभा में बहस करते हैं तो उनको बहस करने नहीं दिया जाता। जिस तरह से सरकार ने प्रदेश में भू कानून लाया है, उसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जिलों को छोड़ दिया गया, जो अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रेस का उद्देश्य, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि वर्तमान में राज्य में जो स्थितियां चल रही हैं, जो तात्कालिक घटनाक्रम है, उनमें प्रमुख तौर पर आज हमारा समस्त जनमानस इस रूप में अपने को स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा है कि राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर अपने स्थान से इस प्रदेश के वासियों को गाली दी है। और सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात उससे भी बड़ी ये है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और विधानसभा के अध्यक्ष जी ने उस मंत्री का पुरजोर बचाव करने का काम किया। ये बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं और मैंने मांग की है कि मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा अध्यक्ष जी को अपने पदों पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, सरकार कह रही है कि हमने बहुत मजबूत भू कानून लेके आ गए हम, तो सरकार ये बताए कि 2018 में जिस भू कानून को उन्होंने इस समय रद्द किया, उस समय भी उनकी सरकार थी, उससे अब तक कितना नुकसान हो गया और उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। सरकार से, धामी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में वो जो भू कानून लाए उसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर क्यों, क्या उधम सिंह नगर और हरिद्वार इस प्रदेश में नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। तमाम नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के एरिया को छोड़ दिया गया। इसके अलावा देहरादून के रायपुर और अन्य स्थान, कुछ ऐसे चिन्हित स्थान हैं जिनको इस कानून से मुक्ति मिल गई। ये कानून उन पर लागू नहीं होगा। क्या वो इस प्रदेश में नहीं है? क्या कारण है कि सरकार ने वो सब छोड़ दिया? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि इस भू कानून से कितने लोगों की जमीनें, कितने लोगों के गलत अर्जित की गई जमीनें सरकार में निहित हो गई, सरकार ये भी बताए। ये तमाम प्रश्न मैंने आज सरकार से किए हैं और सरकार को इनका जवाब देना चाहिए। नहीं है, कांग्रेस अलग जगाने का काम कर रही है। कांग्रेस जनता को ये बताने का काम कर रही है कि सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, शिक्षा का बजट कम कर दिया। और उसके बाद जब हम बहस करना चाहते हैं तो बहस के लिए समय नहीं देते हैं, 3 दिन में 4 दिन में सदन को निपटा देते हैं। तो आखिर कांग्रेस जो है, फिर मैं आज आपके, अगर लोग बीजेपी कर ही यही रही है क्योंकि उनको वोट इसी में मिल रहे हैं, लोग इन्हीं लहरों पर सवार होकर लोग उनको वोट दे रहे हैं। तो बीजेपी को काम करने की जरूरत क्या है? बीजेपी कह रही है, एक तरफ बीजेपी कह रही है, धामी जी कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। 10 साल से केंद्र में इनकी सरकार है और 8 साल से इस प्रदेश में इनकी सरकार है। कैसे डेमोग्राफी चेंज हो गई भाई? तुम्हारे समय में, जब से तुम मुख्यमंत्री हो और जब से केंद्र में तुम्हारी सरकार है, तब से डेमोग्राफी में कितना चेंज आया और उसके लिए कौन दोषी है? सरकार जवाब दे इसका। और ऊपर से कानून बना रहे हैं ये यूसीसी में कि 1 साल जो यहाँ रह जाएगा वो भी यहाँ का निवासी कहलाएगा।
तो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए तो ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, और ऊपर से डेमोग्राफी चेंज करने का ठेका कांग्रेस के सर फोड़ रहे हैं। सरकार इनकी है 10 साल से, तो सवाल यह है कि इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्नों से डरते हैं, विधानसभा में ये समय देते नहीं है, विधानसभा में बहस होने नहीं देते हैं, इसलिए हम आपके बीच आकर इस बात को उठा रहे हैं, सड़कों पर इस बात को उठा रहे हैं। कानूनी जामा, कानूनी कपड़े पहनाने का काम किया। इस देवभूमि में यहाँ की संस्कृति को सरकार ने इसके माध्यम से कलंकित करने का काम किया, और कांग्रेस पार्टी जब 2027 में यहाँ की जनता के आशीर्वाद से सत्ता में आएगी, हम इस कानून का इसकी दोबारा समीक्षा करेंगे। वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे, आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में पहाड़ी मूल पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने साफ किया है कि जिस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उस पर लगाम लगानी जरूरी है, क्योंकि इसी तरह एक पक्ष बोलेगा, दूसरा पक्ष प्रतिक्रिया देगा। इससे राज्य का माहौल खराब होगा, इसलिए वो सीएम से माहौल खराब करने वाले लोगों पर कार्रवाई की अपील करेंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से देवभूमि के सौहार्द पर चोट पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है, उस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। इस सब के लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। आज सोशल मीडिया में जिस तरह से कई तरह की टिप्पणियां लिखकर पोस्ट की जा रही हैं, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। विधानसभा में प्रदेश के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा जो ये गाली का प्रकरण है, एक वर्ग को गाली देने का प्रकरण है, इस प्रकरण पर माफी मांगने के बजाय भारतीय जनता पार्टी लोगों पर आक्रामक होने का रवैया अपना रही है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य महेंद्र भट्ट जी का वक्तव्य सामने आया है, और मैं उस वक्तव्य पर कुछ कहूं, पहले उनके वक्तव्य को ही आपको मैं सुना देता हूं। कृपया इस वक्तव्य को सुनिए। मीडिया में जिस प्रकार की टिप्पणियां जिनके द्वारा भी लिखी जा रही हैं, जिनके द्वारा इस तरह के पोस्ट हो रहे हैं, वो सब के सब दोषी है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह भी करूंगा कि देवभूमि के अंदर इस प्रकार के पोस्ट करने वालों को एक विशेष नजर रखनी पड़ेगी, और सोशल मीडिया में भी जो क्षेत्रवाद की बात, जातिवाद की बात इस तरह देवभूमि के खड़ा करते हैं, उन पर प्रशासनिक रूप से भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर इस प्रकरण में जो अपनी राय रख रहे हैं, जो टिप्पणियां कर रहे हैं, इन पर मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इस पर वो कार्रवाई करें, प्रशासनिक कार्रवाई करें, सरकार की ओर से कार्रवाई करें। उनका अर्थ है कि इन पर मुकदमे दर्ज करें और इन पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाए। तो मैं महेंद्र भट्ट जी से एक बात कहना चाहता हूं कि महेंद्र भट्ट जी, आपने भी उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी पिया होगा, और हमने भी इस उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी पिया है। हल्द्वानी तहसील में दस्तावेज लेखकों द्वारा हड़ताल शुरू की गई है। दस्तावेज लेखकों का कहना है कि रजिस्ट्री सहित यूसीसी के अन्य प्रक्रियाएं ऑनलाइन होने के चलते निबंधन कार्यालय में उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों में दिक्कत आनी शुरू हो गई है। उनका कहना है कि यह सब कार्रवाई मैनुअल होनी चाहिए, जिससे कि उनकी भी रोजी रोटी चल सके। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रियाओं के ऑनलाइन होने से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑनलाइन करने के लिए भी दस्तावेज बनाए जाने आवश्यक होते हैं। इसलिए दस्तावेज लेखकों के लिए इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्री होने से सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है दस्तावेज लेखकों को है। स्टाम्प विक्रेताओं, स्टाम्प वेंडरों के सारे जो है स्टाम्प चालान से जमा हो जाएंगे। तो हमारा तो सरकार ये चाहे तो अगर ऐसा करी तो फिर हमारे लाइसेंस भी वापस ले ले, सबके लाइसेंस खत्म कर दे, सबको बेरोजगार। कम से कम उत्तराखंड में हजारों हजार स्टाम्प विक्रेता, दस्तावेज लेखक, इन्हीं से रोजी रोटी हमारी चलती है। हमें जो 1% कमीशन मिलता है, उसी से हम अपने घर बार भी चलाते हैं, और उसी से जो है सब हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको भी हम उसी से पैसा देते हैं, और इस बिजली का खर्च भी उसी से निकालते हैं। सब कुछ हमारा जो है उसी से निकलता है। नाम बताइए अपना। सुनील कुमार पंत। किसी सरकार का मुद्दा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने वकीलों के हितों को, स्टाम्प वेंडर के हितों को बात कर, और हमारे डीड राइटर्स के हितों को, विशेष रूप से वादकारियों के हितों को प्रभावित किया है, और जो कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम न्याय की
वो बुनियादी संस्थाएं हैं जिन्हें शायद कानूनों में ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कार्य है वो वादकारियों को प्रभावित करता है, उन्हें न्याय दिलाता है। अगर हम पर भी अंकुश लगेगा, हम पर भी नियंत्रण आएगा, तो ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत जा रही हैं, उसे सही करते तो हमें समझ में आता। लेकिन आपने क्या कर दिया, आप तो विधि को बीच में से हटा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार द्वारा बिना अधिवक्ताओं को, बिना स्टाम्प वेंडरों को, बिना दस्तावेज लेखकों को विश्वास में लिए एक ऐसा प्रोविजन यूसीसी में डाल दिया, जिससे ये अधिवक्ता हैं, स्टाम्प वेंडर हैं, डीड राइटर है, ये सब इससे बेहद प्रभावित होने वाले हैं। और कई चीज़ें जैसे वसीयत है और विवाह रजिस्ट्रेशन है, उसको तो इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। ये टेक्निकली ऑनलाइन। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में पिछले साल रामलीला के दौरान एक हत्या हुई थी। जांच में सामने आया था कि हत्या जमीनी विवाद को लेकर की गई थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिस जमीनी विवाद को लेकर मर्डर हुआ था उस जमीन का अब कोई वारिस नहीं है। इसलिए पूरे मामले में न्यायालय में विवाद चलकर अब उस जमीन को राज्य सरकार में निहित कर दिया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा, तहसीलदार सचिन कुमार ने टीम सहित मौके पर पहुंचकर 18.5 बीघा जमीन को कब्जे में लेकर राज्य सरकार में निहित कर दिया और वह राज्य सरकार की भूमि के बोर्ड भी लगा चुके हैं। देखिए, पूरनपुर नैनवाल गांव का मामला है, जिसमें गत वर्ष रामलीला के दौरान एक मर्डर भी हुआ था। और जब ये घटना सामने आई थी तो इस ज़मीन की विस्तृत जांच कराई गई थी और ये पाया गया था कि इसमें जो काश्तकार जिसकी पूर्व में मृत्यु हुई है उसका कोई वारिस नहीं है, जिस कारण इसका वाद उप जिलाधिकारी न्यायालय में चलाया गया। और यहाँ पे से क्योंकि ये 18.5 बीघा ज़मीन थी, इसलिए इसमें पूरी न्यायालय की प्रोसेस करने के बाद इस भूमि को राज्य सरकार में निहित किया गया और आज इस भूमि पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।